वह जवान औरत थी। मैं उसके साथ घर में अकेला रहता था, लेकिन उनके जिस्म में दर्द रहता था। वह रोज़ाना रात को मुझसे ख़ास किस्म का मसाज करवाती। मैं भी जोर लगाकर मालकिन का मसाज करता था। लेकिन एक रात मालकिन ने नहाकर मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, यह तेल पकड़ो और जल्दी से लाइट बंद करके अपने काम पर लग जाओ। मैंने लाइट बुझाया तो मालकिन ने मुझे पास खींचा और पूरी रात मेरा नाम राम सिंह है। मेरी उम्र 23 साल थी। उन दिनों मैं और मालकिन घर में अकेले रहते थे, क्योंकि मालिक काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। मेरी मालकिन का नाम रेणुका था और मैं उन्हें मालकिन नहीं बल्कि मोहब्बत से रेनू ही कहता था। मालिक के न होने पर वह अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई बार मैंने उन्हें चुप चुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे दिखता था कि वे मालिक को याद करती है, तभी तो चुप चुप कर आंसू बहाती है। लेकिन ना मैंने कभी उनसे ना तो ये बात पूछी थी और ना ही रेणुका ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। मैं घर का नौकर ज़रूर था, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी और इसीलिए मालकिन मुझसे फ्रेंडली रहती थी। वे सारा दिन खामोशी ही रहती थी और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और उनके कमरे से सिसकिया की आवाज़ आने लगती। मालिक की शादी होने के बाद अगले हफ्ते ही वे दुबई चला गया था। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने पति के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मालिक ने ये शादी सिर्फ उनके फैमिली प्रेशर के खातिर की थी, क्योंकि घर और कारोबार के चलते वो भी तन्हा रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत को ज़रूरत थी। इसीलिए मालिक रेणुका को मेरे हवाले कर गए थे। तब से रेनू बिल्कुल अकेली थी और मैं ही उनका ख्याल रखता था। वह एक मध्यम उम्र की औरत थी और रिश्ता न मिलने की वजह से उनके घर वालों ने मालिक के साथ ही उनकी शादी कर दी थी। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि रेनू ने मुझे कमरे में से आवाज़ देकर बुलाया। रात के इस वक्त न जाने रेणुका को मुझसे क्या काम पड़ गया। यही सोचकर मैं तेज़ी से रेनू के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि मालिक ने जाते हुए रेनू की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी के हर ज़रूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से रेनू की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि मालिक के पैसों पर मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि रेनू मेरी कोई शिकायत मालिक तक न पहुंचाए। दोस्तों, रात के 11 बजे के वक्त रेनू ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया, तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि रेनू का कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ शॉक्ड हो गया, क्योंकि रेनू मैडम अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया और रेनू को आवाज़ देकर कहा, रेनू जी, कोई काम है? मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ देने पर वह उठकर बैठ जाएगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेगी, क्योंकि वे सारा दिन दुपट्टे में ही रहती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था। मेरी आवाज़ सुनकर वह कहने लगी, राम, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। अभी भी बिस्तर पर ही उल्टी लेटी हुई थी।
मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली दफ़ा रेनू को इस तरह देख रहा था। रेनू ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर मेरी झुकी हुई नज़रें देखकर कहने लगी, राम, शर्माने की बात नहीं है। इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे अच्छे बुरे वक्त के साथ ही मेरा पति तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैं तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। रेनू की बात पर मैं न समझा। उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा सर में मसाज कर दोगे? तुम्हारे मालिक ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छे मसाज करते हो और उनके सर का दर्द भी तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। रेनू की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात वाकई हकीकत थी कि मालिक के जब यहाँ होते तो वे वक्त मुझे अपने सर का मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो मालिक थे। मैं रेनू मैम का मसाज किस तरह कर सकता था? रेनू ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया था कि रेनू बहुत ही सुंदर औरत है, जिन्हें मुझसे मसाज के लिए शर्म भी महसूस नहीं हो रही थी। जब मैंने देखा कि रेनू कितनी तकलीफ़ में है, तो मैं अपने मन की सभी हिचकी चाहत को छोड़ दिया। मैंने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल रेनू से मांगी। अच्छा, और कहा दर्द है? रेनू तब बोली, ये बहुत अच्छा तेल है, बस तुम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे लगा कि शायद वे बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरे अंदाज में ही चाहत थी, लेकिन मैं रेनू को इनकार नहीं कर पाया। मैंने वे तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनके सर पर डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नज़रें झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ रेनू के सर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में रेनू की मदद की थी, लेकिन रेनू ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, रेनू की अजब सी आवाज़ों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें कोई सुकून मिल रहा था। रेनू ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैं भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं डाली थी। शर्म के कारण एहसास से मेरा चेहरा सूख रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह इस मंजर से गायब हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं रेनू जी को इनकार करता और यह बात मालिक को पता चलती कि मैंने रेनू की किसी हुक्म का नहीं माना, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज रेनू की मुझ पर इनायत कुछ अलग ही थी। रेनू मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकती थी। मैं बेधड़क रेनू से एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करता था और वे आगे से सवाल भी नहीं करती। काफ़ी देर तक मैं रेनू के सर का मसाज करता रहा। रेनू की आवाज़ों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद रेनू को नींद आ गई, क्योंकि उनकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। फिर मैं उठकर उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की करीबी को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। रेनू के लिबास और उनके खूबसूरत रंग ने मुझे अजीब से नशे में डाल दिया था।
फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरे मालिक की बीवी है, तो मैं सोचा कि अब आइंदा मैं रेनू के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह रेनू ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मुझे नाश्ते के लिए बोला। फिर मैंने उनके आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, राम, तुमने तो मेरे सारे दर्द ख़त्म कर दिए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रेनू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन खोई खोई से रहते हो, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ हंसी मजाक या फिर आप मेरे साथ बाहर घूमने चलो तो आपका मन लगा रहेगा। मेरी बात सुनकर रेनू कहने लगी, मेरी थकान कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तेरे मालिक आएंगे यह थकान खुद ब खुद मिट जाएगी। रेनू के लफ्ज़ों का मतलब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वे वापस कमरे में चली गई। मेरे काम का वक्त हो गया। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में रेनू की ही बातें चलती रही। दोपहर को मैं घर लौटा तो दीदी भी घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देखकर उन्हें रेणुका जी की मसाज वाली बात बता दूंगा, लेकिन रेनू और दीदी तो मिलजुल कर बातों में ऐसे मगन थी कि दीदी ने मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रेनू और दीदी की दोस्ती हो चुकी थी और रेनू को दीदी सर आंखों पर बिठा देती थी। कुछ देर बाद दीदी ये कहकर चली गई कि उनके पति काम से आने वाले हैं और मैं उन्हें मसाज वाली बात न कर सका। कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि रेनू कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वे कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वे सारे कपड़े मुझे बिना बताए ही धो दिए और मेरी वजह से उन्हें कितनी तकलीफ़ भी हुई। छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फ़ौरन रेनू को आवाज़ दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। रेनू का सारा बदन पसीने से भीग चुका था क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं रेनू से बाल्टी लेकर छत पर पहुंच गया। फिर मैं उन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सी पर फैलाए और हम वापस नीचे आ गए। रेनू कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं खुद रेनू से कहा, अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलो। मुझे लगता है कि आपके सर में ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर वह उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। रेनू की बात सुनकर मैं चुप से उन्हें देखा तो वह कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से रेनू की हर बात मेरे समझ से बाहर थी, मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का द्वार भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं रेनू से चाय उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे रेनू की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में ही तुम्हें खुद को बर्बाद कर लिया है। रेनू की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। न जाने वे किससे बात कर रही थी। यकीनन वे जो कोई भी था, लेकिन मालिक नहीं था। रेनू की बात को जो रुख मुझे समझ आया था, वे सुनकर तो मेरे रेंगटे खड़े हो गए।
क्या रेनू के सर दर्द की यह वजह थी कि वे किसी और के साथ गलत तरीके से? इसे आगे का सोचकर ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किसे कहूँ। बिना सोचे समझे मुझे लग रहा था कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं बाहर से जल्दी वापस आ गया। लेकिन यह देखकर तो मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और रेनू घर पे नहीं थी। मैं घर से दूर चुपचाप खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद रेनू घर लौटी तो वह पसीने से भीगी हुई थी। फिर वे घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैंने फ़ौरन घर में दाखिल हुआ और रेनू से पूछने लगा कि मालकिन, आप सारा दिन कहाँ गए थे? फिर रेनू बहाना बनाने लगी। लेकिन रेनू क्यों गई थी, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वे कुछ न कुछ गलत ज़रूर कर रही है। सारा दिन मैं यूं ही बेचैनी के आलम में गुजार दिया। मैं रेनू का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त रेनू ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वे मुझे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल फिर से इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर सच ये था कि उनके सर में वाकई बहुत तकलीफ़ थी। उनके आवाज़ पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैं तेल की बोतल उठाई कि रेनू मालकिन ने मुझे बहुत ही अजीब बातें कही, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वह कहने लगी, पहले लाइट बंद करो। ये पहली दफ़ा था जब रेनू मैडम ने मुझे अंधेरा करने को कहा। मैंने उनसे पूछा लाइट क्यों बंद करूं, लेकिन वे जिद करने लगी। उसके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही मालिश करने के लिए उसके करीब बैठा तो रेनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। वे अपनी हर हद पार कर रही थी, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखा। मैं गुस्से से कहा, ये आप क्या कर रही है? वह कहने लगी, राम, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कर सकूँ। इसीलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। रेनू की आवाज़ में मुझे महसूस हो रहा था। इसके बाद रेनू ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए। रेनू कहने लगी, मुझे लड़कों का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी मुझे अच्छे से नहीं रखता, इसीलिए तन्हाई की ज़िंदगी काटने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उसी पर लुटाने लगी। वे जब भी जितने पैसे मांगता था मैं उसे दे देती थी, लेकिन जब मैंने उससे शादी करने को कहा तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम तो अब बूढ़ी हो चुकी हो और वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे किसी जवान लड़की का साथ मिल सकता है क्योंकि वह काफ़ी तरक्की कर चुका था। मेरी ही बदौलत थी उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था। जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन इतनी देर से दो नौकरियां करने की वजह से मेरे जिस्म का साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में तो कभी सर में दर्द रहने लगा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। फिर तुम्हारे मालिक का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर शादी किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता था कि मैं एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया है जो कभी मेरा था ही नहीं, और ना ही मेरे बहन भाई ने मेरी कदर की और ना ही मेरी मोहब्बत ने। फिर इससे भी बड़ा सितम मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि
तुम्हारे मालिक ने दुबई में शादी कर ली है। उसने कुछ दिनों पहले ही मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ शादी कर चुका है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ शादी सिर्फ उसके घर के लिए की थी। यह सुनकर मैं पूरी तरह अपने होश खो बैठी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि मुझे सारी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। ऐसे ही सोचों में एक दिन छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इस वजह से मेरे सर और कमर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैंने तुमसे मालिश करने को कहा था और फिर तुम भी मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद से भी ये सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी का बात बताई और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने पति का घर छोड़कर मत आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभी भी मुझे कबूल नहीं करेगी। यह सुनकर मैं मन से पूरी तरह टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चल ही जाती कि तुम्हारे मालिक ने शादी कर ली और अब वह लौटकर नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं। ये कहकर रेनू फूट फूट कर रोने लगी। शुक्रिया था कि रेनू ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों रात में रोते रहे। दोस्तों, मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी मालिक ने रेनू मैडम के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया। शादी करके उनके साथ तो पहले ही सब बहुत बुरा हुआ और अब मालिक ने उनके साथ छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इनके बहन भाइयों की भी गलती थी। इन्होंने कभी मालिक को वापस नहीं आने दिया। उनकी उम्र बीत रही थी, वे कब तक तन्हा रहते। इसीलिए उन्होंने प्रदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी। दोस्तों, काफ़ी दिन गुजारने के बाद रेनू कहने लगी, मैं सारी ज़िंदगी इस घर में खामोशी से गुजार दूंगी। तुम्हारा और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से कभी जाना मत। तुम्हारा मालिक अब कभी लौटकर नहीं आएगा और मुझे यही रहना है। मुझे डर है कि एक न एक दिन तो मुझे इस घर से वो मुझे निकाल देंगे। मैं रेनू से कहा, यह मुमकिन नहीं, मैं आपको कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अपने इस घर को जिस तरह संभाला ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों तन्हाई की ज़िंदगी काटेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप मालिक से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले। मेरी बात सुनकर रेनू हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और रेनू से कहा, खुशियों पर आपका भी हक है। मैं जल्दी ही नौकरी कर लूँगा। तब तक आप अपनी इज्जत मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। दीदी और आपकी अच्छी दोस्ती है। जब दीदी को सच पता चलेगा तो वह भी इनकार नहीं करेगी। वह कहने लगी, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें बनाएंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैं परदेश बैठे पति को धोखा देकर घर के नौकर से शादी कर ली। मैंने रेनू से कहा, इस दुनिया ने आपको क्या दिया है जो अब दुनिया के बारे में सोच रही है। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर रेनू फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसे वक्त दीदी को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। दीदी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। उन्होंने भी रेनू से माफ़ी मांगी।
फिर रेनू ने मालिक से तलाक ले लिया और कुछ ही दिनों में मेरी और रेनू की शादी हो गई। रेनू मेरे साथ काफ़ी हद तक खुश रहती थी। मैं उम्र में तो छोटा था, लेकिन अपनी रेनू का पूरे तरीके से साथ निभाने के काबिल था, जो हमारे संबंध के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ ही महीने बाद रेनू और मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। हमारी शादी में बहुत सारे मेहमान आए और दीदी भी हमारे लिए खुशियां मनाने आई। इस नए रिश्ते में हमारे बीच का प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। रेनू ने ये एक नई शुरुआत थी और मैंने ये सुनिश्चित किया कि वह कभी भी अकेलापन महसूस न करे। दोस्तों, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन रेनू के मन में अभी भी कुछ खटास थी। वह अक्सर सोचती कि क्या मनीष की दूसरी शादी के बाद उनके परिवार ने उन्हें स्वीकार किया है। मैंने उसे समझाया कि जो भी हुआ वह अतीत है, हमें अपनी नई ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए और एक दूसरे को सहारा बनना चाहिए। एक दिन मैंने रेनू से कहा, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। तुम हमेशा से एक अच्छी कुक रही हो, क्यों न तुम एक छोटा सा कैफ़े खोलो। रेनू ने मेरी इस सुझाव पर पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने मेरा समर्थन पाकर हिम्मत जुटा। हमने मिलकर एक छोटा सा कैफ़े खोला, जहां रेनू अपने खास व्यंजनों के साथ लोगों का दिल जीतने लगी। रेनू की मेहनत और प्रतिभा ने कैफ़े को जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे रेनू ने केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि हमारे लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाया। इस बीच मनीष भी वापस आया। उसने हमें अपने घर में देखा और पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने रेनू से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैं तुम्हारी अहमियत को कभी नहीं समझा। रेनू ने मनीष की बातों को सुना और कहा, मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन अब मैं एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। इस बातचीत के बाद रेनू ने मनीष को बताया कि उसे अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मनीष ने ये समझा और रेनू की खुशी में अपनी खुशी अच्छी कहानी का इस बात पर हुआ कि प्यार, समर्पण और आत्मविश्वास से भरी एक नई जिंदगी ने रेनू को न केवल एक नई पहचान दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि अतीत से बाहर निकलना और आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। हम दोनों ने ये सीखा कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सही निर्णय और समर्थन से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हमारा प्यार मजबूत हुआ और हम एक दूसरे के साथ और भी खुश रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।